देखिए, स्टार्टिंग हो रही है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के टेस्ट की और पहला क्वेश्चन है आपका कि संगठन के अध्ययन में व्यवहारवादी दृष्टिकोण से क्या आशय है? मतलब ये पूछना चाहता है कि बिहेवियरल अप्रोच क्या कहना चाहती है ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में। तो ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी में जब हम बात करते हैं तो क्या वो संगठनात्मक संदर्भ में व्यवस्था का अध्ययन करती है कि इंस्टीट्यूशन का अध्ययन करती हो नहीं करती है, ठीक है? या फिर व्यक्तियों का लोक सेवक के व्यवहार का अध्ययन करती है, वो भी नहीं करती है। संगठनात्मक व्यवहार के अध्ययन में व्यवहारवादी विज्ञान का उपयोग करती है, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर है उसमें ये जो है व्यवहारवादी विज्ञान की बात करेगा, बिहेवियरल साइंस की बात करेगा, ठीक है? तो ये बात सही है, यहाँ पे हम इसको सही मान सकते हैं, ठीक है? ये क्लियर है, ये आंसर हम मानेंगे इसका, ठीक है? नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट आता है कि टेलर की मेंटल रेवोल्यूशन का एक कंसेप्ट है, आप सभी को पता है, ठीक है? टेलर की मानसिक क्रांति की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? या हमें यह बताना है कि किसके अध्ययन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लियर सी बात लिखी हुई है कि वो हार्मनी की बात करता है और कोऑपरेशन की बात करता है, कि आपस में सहयोग की बात करता है, ठीक है? वो रिस्ट्रिक्शन की बात कभी नहीं करता, रिस्ट्रिक्शन इज यू की, ठीक है? वो हार्मनी या फिर इसमें जैसे रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट लिखा हुआ तो ये होगा ही नहीं, फिर रिस्ट्रिक्टेड लिखा हुआ है, तो सीधी सी बात है, हार्मनी और कोऑपरेशन दो चीजें यहाँ पे होनी चाहिए। इसके बाद जो है, नौकरशाही मॉडल की क्या कमी है? कौन सी एक कमी है? देखो, कानूनी तर्क परक सिद्धांतों का अभाव, कि लीगल रेशनल थ्योरीज का अभाव है इसके अंदर? नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तो ठीक है। कौन सी कमी? ये तो कमी नहीं है इसकी, ठीक है? जैसे नौकरशाही संगठन के संचालन में विधि शासन का अभाव, कि भी कानून का शासन हो, ये भी कमी नहीं है। दिशा निर्देशक कार्रवाई के रूप में मानकीय कारकों का अभाव, जो मापदंड होते हैं, मापदंडों का अभाव हमें देखने को मिल सकता है, कि भाई हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मापदंड जो हैं वो थोड़े दिक्कत करते हैं, और मापदंडों का अभाव हमें देखने को मिलता है नौकरशाही में, कि मापदंड डिसाइड नहीं होते हैं दिशा निर्देश के लिए, कार्रवाई के लिए, ठीक है? बाकी सैद्धांतिक रूप से समेकित कार्रवाइयों की संपूर्ण व्यवस्था का अभाव, ये भी नहीं है, ठीक है? सैद्धांतिक तौर पे तो बिल्कुल कंप्लीट है ये, नौकरशाही का मॉडल जो है उसमें ये कमी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत प्रबंध के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण करने की नकारात्मक विधियां। आप पेपर भी अटेम्प्ट करें ना जब अपना, तो आप एक बात ध्यान रख लेना, व्यक्तिगत प्रबंध की बात हो रही है, इंडिविजुअल मैनेजमेंट, यानी कि इंडिविजुअल मैनेजमेंट के माध्यम से कार्यकारी नियंत्रण, ऐसे हाईलाइट करते चलना, ऑफलाइन पेपर है, करने की नकारात्मक विधियां, ठीक है? आपको फंक्शनल कंट्रोल करना है। नकारात्मक विधियां जिनका भारत में कम प्रयोग किया गया है, कौन सी चीजें हैं जिसका भारत में बहुत कम प्रयोग किया गया है, कि भाई कंट्रोल करने के लिए हम जो है कोई नकारात्मक विधि अपनाएं, कोई नकारात्मक तरीका अपनाएं, नेगेटिव मेथड अपनाएं, तो वो कौन सा हो सकता है वो मेथड, कि भाई जिसको भारत में उपयोग ही कम किया गया है? भाई देखो, जुर्माना लगाने, या जुर्माना अधिरोपण का, कि भाई नगद जुर्माना, कि भाई कैश फाइन भरना पड़ेगा, क्या ये भारत उपयोग करता है? भरना पड़ता है किसी को कैश फाइन? नहीं भरना पड़ता। चेतावनियां दी जाती है ना, रिटर्न में हम देते हैं चेतावनियां। पूरी जांच के बाद कर्मचारी का जो पद है और वेतन जो, उसमें कमी कर सकते हैं, ये भी करते हैं हम। अपेक्षित व्यवहार, यानी कि पैटर्न से, अपेक्षित पैटर्न, अपेक्षित व्यवहार, व्यवहार के पैटर्न से सूक्ष्म विचलन हेतु प्रशासनिक फटकार, भाई हम प्रशासनिक फटकार भी लगा देते हैं कर्मचारियों को, लेकिन नगद जुर्माना हम कभी नहीं करते। तो भारत में इसका प्रयोग जो है नहीं किया जाता, बहुत कम किया गया होगा, किया भी गया होगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपका हेनरी फ्योल का। हेनरी फ्योल का प्रशासन का सामान्य सिद्धांत निम्नांकित किस पर अनुप्रयोज्य होता है? देखो, सामान्य सिद्धांत की बात हो रही है उनका, किसके ऊपर लागू करता है वो? आपको सबको पता होगा कि वो नीति प्रबंध पे तो करता नहीं है, ठीक है? कि भाई हम ये कहें कि भाई वो पॉलिसी मैनेजमेंट पे करता है, बिल्कुल नहीं करता है। क्या वो हायर जो मैनेजमेंट है, सिर्फ ऊपर का जो प्रबंध सत्र है, हायर मैनेजरियल लेवल पे, वहां पे करता है? ये संभावना लग रही है कि ये होगा, इसका हो सकता है। इसके बाद जैसे मध्य प्रबंध पे, कि मिडिल लेवल पे, कार्यशाला लेवल पे, बिल्कुल नहीं करता हेनरी फ्यूल। मिडिल लेवल पे या नीचे के लेवल पे या नीति बनाने में, उस पर नहीं करता, बल्कि ये किस पे करता है? ये करता है
जो शीर्ष प्रबंध होता है, शीर्ष मतलब ऊपर बैठा हुआ जो मैनेजमेंट है, उसके लेवल पे करता है। इसके बाद जो है सेकंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था समस्या सामान्य सिद्धांत विषयों को उस रूप में मानता है। देखो, समस्या सामान्य सिद्धांत, सामान्य सिद्धांत जो समस्या किस रूप में मानता है, विषयों में उस रूप को मानता है जैसा कि वह प्रचलित सामाजिक एवं शक्ति संबंध और संस्थाओं के साथ उसमें पाता है, जिसमें वे कार्रवाई के लिए दी गई रूपरेखा के रूप में संगठित किए जाते हैं। कौन मानता है ऐसा सामान्य सिद्धांत कि विषयों के उस रूप में मानता है कि इसमें प्रचलित सामाजिक और शक्ति संबंध होते हैं। ठीक है, संस्थाओं के अंदर वो सब चीजें दिखाई देती हैं, शक्ति संबंध और सामाजिक रिलेशन जो वो दिखाई देते हैं, वहां पे समस्या मानता है। तो किस चीज कौन मानता है, इस बारे में किसने ये बात कही है। ऐसे आप ढूंढेंगे, आपके चीजों को ढूंढने से मिलेंगे नहीं, क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम स्टैटिक तौर पे पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी समझ के हिसाब से लेना, ठीक है, कि क्या कोई इस तरीके की बात कर सकता है। देखो, आप एक बात देखिए, एंड्रू लिंकलेटर हमने कभी पढ़ा ही नहीं यहाँ पे, जॉन मैकलिन नहीं पढ़ा, मार्क हैफमैन नहीं हमने पढ़ा, आपने रॉबर्ट कॉक्स को जरूर पढ़ा होगा। रॉबर्ट कॉक्स जो है एक सिस्टम थ्योरी की बात करते हैं, तो वर्ल्ड लेवल पे एक सिस्टम की बात करता है जो सोशल और पॉलिटिकल रिलेशन में बंधा होता है। ठीक है, तो ये उस चीज को लेकर के ज्यादा कंसर्न करता है, तो रॉबर्ट कॉक्स को हम यहाँ पे आंसर मानेंगे। ठीक है, रॉबर्ट कॉक्स यहाँ आंसर होंगे। इसके बाद जो है नवलोक प्रशासन के निम्नलिखित कौन से विरोधी उद्देश्य हैं, कि भाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के विरोधी उद्देश्य कौन से हैं। आप भी इस बात को सोचिए। आप जैसे इसके अगेंस्ट कौन से ऑब्जेक्टिव हैं, जैसे प्रत्यक्षवाद है, पॉजिटिविज्म, बिल्कुल है। ठीक है, बिल्कुल है। दूसरा फिर आपका जैसे प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी विरोधी है, प्रौद्योगिकी विरोधी जो है, विरोधी उद्देश्य है इसका, बिल्कुल है। पदानुक्रम जो है, हायरार्की होनी चाहिए, ये है, ये भी है। मूल्य विरोधी, मूल्य विरोधी यहां पे नहीं है। देखो, नवलोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन्हीं तीन चीजों को लेकर के चलता है कि भी पॉजिटिविज्म को लाना चाहिए, आपको टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, पदानुक्रम जो है हायरार्की लेवल भी आपको ठीक ठाक बना के रखना है, वैल्यूज का विरोध करना है क्या, नहीं करना है। तो आंसर क्या होगा, सॉरी, ये नहीं है, वो पदानुक्रम को जो है वो मानता है, लेकिन इस तरीके से नहीं मानता, तो हम इसका आंसर 1 2 3 ही मानेंगे। ठीक है, मूल्य विरोध की बात नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये तीन आंसर होंगे, 1 2 3। नेक्स्ट जो चलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो जर्सन रीजन में क्या होता है कि ये देखिए, आपको समझना है कैसे। सत्ता बिना शर्त, संदेह रहित अनुसरण की मांग करती है। सत्ता बिना शर्त, बिना किसी शर्त के, बिना किसी संदेह के अनुसरण, उसको पालन करने की मांग करती है, और इसलिए दूसरों के निर्णय में भिन्नता का वातावरण, उत्तरदायित्व का अधित्याग और अविवेकी विश्वास उत्पन्न कर सकती है। कि भाई दूसरों के अंदर ये संशय पैदा कर सकती है ना। ठीक है, कि भाई दूसरे जो है डिसीजन मेकिंग का जो वातावरण है, उसके उत्तरदायित्व जो है उसको त्याग कर दे, वो उसके अंदर जो है विश्वास उत्पन्न करती ही है कि अविवेकी, नॉन रेशनल इसको कह सकते हैं। क्या कारण है इस चीज का, इस चीज का, इस स्टेटमेंट का क्या कारण है, इसके बीच में लगा दीजिए क्योंकि, क्योंकि सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के प्रति खतरा है। इस बात को चुनना हमें, क्या ये बात ठीक है। सत्ता तर्क एवं आलोचनात्मक बौद्धिक समझ के लिए खतरा है, खतरा है, इसीलिए तो ये सत्ता जो है बिना शर्त संदेह और अनुसरण की मांग करती है कि उसको फॉलो किया जाए। इसीलिए तो इंटेलेक्चुअल लेवल को, आलोचना को, तर्क को सत्ता स्वीकार नहीं करती। ठीक है, तो उसको स्वीकार नहीं करेगी, इसलिए हम इसको ये कहेंगे कि इसका आंसर जो है ये ए और आर दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं, और ए आर जो है कारण जो है वो ए की सही व्याख्या है, तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, ये मिलान करना, ये बहुत आसान है, आप कितनी आसानी से मिलान कर सकते हैं इसको। देखिए 9th क्वेश्चन को देखिए, इतिहास अभिजात तंत्र की कब्रगाह है, ये किसने कहा, ये किसकी संकल्पना है। विल्फ्रेड पेरेटो का नाम सुना है, बिल्कुल ये उसी की है, पेरेटो के साथ जोड़िए इसको। इसके बाद नौकरशाही तर्क संगति,
नौकरशाही तर्क संगति का विचार किसने दिया है? ये रॉबर्ट मिचेल है। चारों जो ये तीनों थिंकर हैं, ये एलीट थिंकर हैं। आपको यहाँ पे एक चीज मिसिंग लग रही होगी कि एक पॉइंट नहीं डाला गया, ए बी और सी, वो यहाँ पे कटिंग में आ गया है, कहीं पे वो दिखाई नहीं दे रहा है, वो कट गया है शायद। ठीक है, बी वाला पॉइंट जो है वो आपको दिख नहीं रहा है। तो ये नौकरशाही तर्क संगति जो है, ये किसके साथ जुड़ेगा? ये मैक्स वेबर की, नौकरशाही को तर्क संगत बनाने की बात जो मैक्स वेबर करता है। लोकतांत्रिक अभिजातवाद जो है, इसकी बात कौन करता है? इसकी बात जो बीच में एक व्यक्ति कटा हुआ है वो करेगा, और यहाँ पे शायद मुझे लगता है कि जोसेफ सुम्पीटर का नाम आना चाहिए। जोसेफ सुम्पीटर का नाम यहाँ पे कटा हुआ है। और जो ये रॉबर्ट मिशेल बच गया, तो रॉबर्ट मिशेल का कॉन्सेप्ट है एक आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, अलब तंत्र का लौह नियम, ये वाले यहाँ पे आएंगे, तो इसको कर लेना आराम से। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिसमिस कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे भी मिलान करना है आपको, इसके अंदर भी मिलान करना है। जैसे हर्बर्ट साइमन दिया हुआ है, पीटर ड्रकर दिया हुआ है, सी आर बर्नार्ड दिया हुआ है, चेस्टर बर्नार्ड, एमपी फोलेट दिया हुआ है। आपको चारों के मिलान करने हैं। चारों के मिलान देखिए कहाँ कहाँ पे हैं। यहाँ पे क्या हो, सामान्य एवं विशिष्ट निर्णय, कार्यक्रमबद्ध एवं गैर कार्यक्रमबद्ध निर्णय, संगठित एवं व्यक्तिगत निर्णय, रचनात्मक संघर्ष। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट किसने दिया? कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट तो बहुत आसान है, देखते ही आंसर हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब तो एमपी फोलेट ही है, ये तो इसके साथ जुड़ेगा। ठीक है, जनरल और विशिष्ट निर्णय, ये किसके साथ जुड़ेगा? ये आपका पीटर ड्रकर के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, हर्बर्ट साइमन कहां पे जुड़ जाएंगे? हर्बर्ट साइमन जो है डिसीजन मेकिंग के हैं, तो इसके साथ जुड़ेंगे ये भी। फिर जैसे चेस्टर बर्नार्ड जो हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल डिसीजन के साथ जुड़ेंगे ये। ठीक है, तो यानी कि आंसर क्या होगा? 2 1 3 4 ऐसे बनेगा, 2 1 3 4, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लूथर गुलिक द्वारा प्रतिपादित विभागीकरण के 4P, 4Ps का सिद्धांत बताइए। 4P का सिद्धांत, इसका आपको वो बताना है कि ये 4P का क्या मतलब है। 4P 4P का क्या मतलब है? उद्देश्य, ठीक है, व्यक्ति, स्थान, प्रक्रिया। यानी कि सबसे पहले आपकी प्लानिंग होती है, ठीक है, प्रश्न होता है, पैलेस होता है, प्रोसेस होती है, यही चीजें चलेंगी। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, 4P का कंसेप्ट है ये आपका आएगा पेपर में। सारे हिंदी में क्वेश्चन हैं, इसलिए थोड़ी समस्या लग रही हो कि हिंदी में क्वेश्चन आ गए हैं। थोड़ा सा देखना चाहिए, आप जब हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में क्वेश्चन को हल करने की तरीका, बल्कि पब्लिक एड ऐसा पोर्शन है आपका, वहां पे आपको हिंदी में कम ही देखने को मिलेंगे, आपको इंग्लिश में ही ज्यादा संभावनाएं नजर आएंगी कि आप इंग्लिश में ज्यादा समझ पाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लिए जैसे न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पर आधारित साहित्य निम्नलिखित पर बल देता है कि भाई जो न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, वो किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, किस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करेगा। देखिए, आपने चीजें देखी हैं और पढ़ी हैं, तो आप देखेंगे कि वो रेलिवेंस की बात करता है, तो रेलिवेंस तो यहां भी है, यहां भी है, ठीक है, और यहां भी है। इसका मतलब रेलिवेंस तीनों के अंदर है। क्वेश्चन का आंसर यहीं से बनने वाला है। वो वैल्यूज की बात करता है, वैल्यूज यहां पर भी है, यहां पर भी है। इक्विटी की बात करता है, इक्विटी की भी बात करता है। चेंज की बात करता है, चेंज यहां पे भी था, इक्विटी तो यहां पे भी था, लेकिन यहां पे चेंज नहीं है। और यहां पे मूल्य है, ठीक है, यहां नैतिक मूल्य है, यहाँ संबद्धता दे रखा है, कोरिलेशन, उसकी बात नहीं करता ही। तो यानी कि किस चीज की बात करेगा कि रेलिवेंस क्या है, वैल्यूज क्या है, इक्विटी, समानता, समता की बात होगी, एंड चेंज। ये इसका शॉर्ट टर्म बन जाएगा, ये मान लीजिए RVEC। ठीक है, रेलिवेंस, वैल्यू, इक्विटी एंड चेंज, ये चारों चीजें
न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको दिखाई देंगे। देखो नेक्स्ट चलते हैं, क्लासिकल थ्योरीज के ऊपर बात है। एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिकल थ्योरी के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, कौन सी चीजें सही हैं वो आपको देख लेनी है इसके अंदर, कौन कौन सी चीजें सही हैं। लंबा क्वेश्चन है, मैं इसलिए इसको पढ़ नहीं रहा हूं कि भी इसको ज्यादा मैं पढ़ूं, बल्कि इसलिए मैं इसको यहाँ पे इसलिए छोड़ दे रहा हूं, जस्ट एक सेकेंड रुकिए। ठीक है चलिए, तो ये बड़ा क्वेश्चन है, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा इसमें, तो मैं इसको इसलिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन को सोल्व करना आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। क्लासिकल थ्योरी के ऊपर क्वेश्चन दिया गया है, जैसे विवेक पर बात करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल करता है कि विवेक परक एवं यहाँ तक कि उत्पादन अभिप्रेरक यानी कि प्रोडक्शन पे तो ध्यान देता ही है वो, योग्य भूमिका की भी जो ध्यान देने योग्य भूमिका का निर्वहन करना है वो भी बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, यार ठीक है, तो इसकी बात तो करता ही है। इसके बाद सेकंड है जैसे अवधारणाओं के समूह समुच्चय से सूत्रबद्ध करता है, यानी कि कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करता है, सिद्धांतों पे बात करता है, बिल्कुल करता है। ठीक है, इसके बाद जो है ये इस विचार को प्रतिपादित करने वाला प्रथम सिद्धांत था कि प्रशासन एक पृथक गतिविधि, बिल्कुल है। वुडरो विल्सन को याद कीजिए कि प्रशासन जो है वो एक अलग इंडिविजुअल एक्टिविटी है, ये अलग से है। प्रशासन और लोक प्रशासन और पॉलिटिक्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटोमी की बात करता है, तो तीनों बातें ठीक है यहाँ पे, ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। तो 1 2 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद फेरल हेडी एक व्यक्ति हैं, इनके अकॉर्डिंग जो तुलनात्मक लोक प्रशासन निम्नलिखित में से किन मुद्दों से संबंधित है। फेरल हेडी के बारे में हमने पढ़ा था, तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंदर आए थे ये, वहां हम देख रहे थे फेरल हेडी क्या बात कहना चाहते हैं। देखो फेरल हेडी किन चीजों के ऊपर बात कर रहे हैं, आप जब देखेंगे इसका क्वेश्चन आया हुआ है ये पहले फेरल हेडी का, पिछले साल ही 2023 में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा देखने को, पिछले साल का पेपर उठाइए 2023 का, ठीक है, उसके अंदर देखने को मिल जाएगा आपको। देखो ये किस किस चीज की बात करता है कि सिद्धांतों की खोज करने की बात करता है तुलनात्मक लोक प्रशासन, बिल्कुल करता है। तुलनात्मक लोक प्रशासन इस चीज के ऊपर अडिग है कि नए सिद्धांत लाए जाएं और सिद्धांतों से जो है एडमिनिस्ट्रेशन को एक बेस दिया जाए और उसके अकॉर्डिंग चला जाए। व्यवहारिक अनुप्रयोग, भाई प्रैक्टिकल होने की बात करता है कि प्रैक्टिकल तौर पे चीजों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ठीक है, चीजों को प्रयोग कर करके देखना चाहिए, रिसर्च की बात कर। तुलनात्मक राजनीति के सीमा क्षेत्र का योगदान, तुलनात्मक राजनीति जो उसका कुछ एरिया फिक्स होना चाहिए, सीमा क्षेत्र का क्या योगदान है उसके अंदर, मतलब राजनीति का जो क्षेत्र है उसका क्या योगदान है, वो भी इसकी बात करता है तुलनात्मक लोक प्रशासन के अंदर। लोक प्रशासन में विद्यमान समस्याओं का तुलनात्मक विश्लेषण, बिल्कुल क्लियर है, चारों बातें क्लियर लग रही हैं, तो इसका आंसर हम कहेंगे 1 2 3 4 सारे आंसर होने चाहिए। 15th क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है आपका क्वेश्चन अजर्शन और रीजन का। देखो ये थोड़े मैं समझाता हूँ साथ के साथ। रॉबर्ट डेहल ने लोक प्रशासन में अंतर सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया। आप लोग याद कीजिए रॉबर्ट डेहल ने क्या कहा था, इंटर कल्चरल स्टडी की बात की, क्या ऐसी की थी रॉबर्ट डेहल ने, क्या ऐसा कहा था? मुझे लगता कहा था, बिल्कुल कहा था, और ये बात माननी चाहिए हमें कि हाँ इन्होंने कहा था। इसका कारण देता है कि अंतर सांस्कृतिक अध्ययन का सुझाव दिया, क्यों दिया, क्या कारण देता है उसको, वो कहता है उनका मानना है कि लोक प्रशासन राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं के प्रभाव जिसमें यह विकसित होता है उससे बच सकता है। मुझे ठीक नहीं लग रही बात इनकी कि लोक प्रशासन राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय व्यवस्थाओं के प्रभाव जिनमें यह विकसित होता है उनसे बच, क्या पॉलिटिक्स से एडमिनिस्ट्रेशन बच पाएगा, कल्चर से बच पाएगा, क्या उसके एनवायरमेंट में जो व्यवस्थाएं हैं उनसे बच पाएगा? मुझे स्टेटमेंट ही गलत लग रही है, ये स्टेटमेंट ही गलत लग रही है, तो इसका मतलब स्टेटमेंट सिर्फ एक है, ठीक, तो यानी कि ए सही है, आर गलत है, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट,
आज्ञा पालन एवं स्वीकार्यता के मध्य विभेद, आर्थिक कार्य में लगे व्यक्ति एवं प्रशासनिक व्यक्ति के मध्य विभेद। ये तो आपको पता है ना, इकोनॉमिक मैन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, किसने दिया था ये कॉन्सेप्ट? याद होगा थोड़ा बहुत, बता दीजिए मुझे भी। फर्क किया था ना इन्होंने इस बारे में? हर्बर्ट साइमन का नहीं पता आपको? हर्बर्ट साइमन ने ही कहा था ना। और आज्ञा पालन और स्वीकार्यता के मध्य आपको पता है ना, जोन ऑफ इंडिफरेंस के अंदर किस चीज की बात हो रही है? तो चेस्टर बर्नार्ड को याद कर लीजिए। कृष्माई सत्ता और विधिक तार्किक प्राधिकार के मध्य विभेद कौन बात करता है? मैक्स वेबर। प्रबंध के सिद्धांतों पर तंत्र एवं मध्य के ध्यान देने की बात है, इंग्लिश और हिंदी में इतना फर्क नहीं आ रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? 2 1 4 3। तो आंसर क्या हुआ? 2 1 4 3, देख लीजिए, ये आ गया आंसर। इसके बाद एल्टन मेयो को आपने पढ़ा है, ये कालक्रम में लगाना है। इसका पूरा हार्थोन एक्सपेरिमेंट जो हुआ था वो उसके अंदर जो जो चीजें हुई थी वो आपको कालक्रम में लगानी है। तो सबसे पहले क्या करता है? इल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट करता है। उसके बाद क्या करता है? रिले असेंबली टेस्ट रूम चलता है उसका। और उसके बाद मास इंटरव्यू करता है और लास्ट में बैंक वायरिंग होती है। तो ये क्या हो गया इसका आंसर? आंसर हो गया इसका 2 1 3 और 4। ये आंसर हो गया इसका। ये बिल्कुल कालक्रम में लगाना है इसके, किस किस समय पे कौन सा काम किया, पहले कौन सा बाद में कौन सा। अब 18वां क्वेश्चन आता है आपका। ये आपका पैराग्राफ है। ये पैराग्राफ आपको खुद पढ़ना है। आप जब भी पैराग्राफ पढ़ें, 2 तरीके से आप पैराग्राफ को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का एक तरीका ये है कि आप एक काम करिए, जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा कि भविष्य में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिका का मुख्य कारण क्या है? भविष्य में लोक प्रशासन की प्रमुख भूमिका, इसके ऊपर देखना है आपको। आप इसमें देखिए, यहां से पढ़ना शुरू कीजिए। सदस्यों और व्यवहारों के मध्य विवाद, वाद विवाद का विषय है जो उच्च एवं अत्यधिक व्यापक वैज्ञानिक अभिजात। ये आपको दिखाई देगा, पूरा का पूरा पैराग्राफ आपको दिख रहा है यहाँ पे आपके सामने। आप जब इसको पढ़ते चलेंगे तो आप जाकर के देखेंगे कि इस पैराग्राफ में ये थोड़ा सा ऊपर से कटा हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये होना तो शुरू चाहिए था कि लोक प्रशासन से शुरू होना चाहिए था, पैराग्राफ कटा हुआ है तो इसलिए जो है यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है पैराग्राफ, तो इसको यहीं से छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके आंसर आपको देख लेने हैं 18 19 20 21 22 और 23। ठीक है, चलिए, ये किताब देखिए, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसकी किताब है? आप मुझे बताइए, द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, 2 किताबें किसकी किताबें हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन तो हो गई डिवाइट वाल्डो की, और द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी हुई? वुडरो विल्सन की। अगर पब्लिक हटा देंगे तो वुडरो विल्सन और पब्लिक लग जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन में, तो डिवाइट वाल्डो। ठीक है, यही रखना है आपको। इसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि नेतृत्व अन्य अन्योन्य उद्देश्यों हेतु स्वेच्छा से संघर्ष करने के लिए लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है। कि नेतृत्व जो है वो उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, संघर्ष करने के लिए, लोगों को प्रभावित करने की एक एक्टिविटी है। ये किसने कहा था? 24th। आप देखिए, लीडरशिप का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? लीडरशिप के बारे में कौन कौन बात करता है? आप कहेंगे कि एमपी फुलेट भी बात करती है लीडरशिप के बारे में, लेकिन क्या उसने ऐसा कहा था कि ये एक स्वेच्छा से संघर्ष करने की, अपने आप संघर्ष करना है? उसने तो ऐसा नहीं कहा था। ठीक है, वो लीडरशिप की अलग बात करती है। तो यहाँ पे हमें जो है, आप अपनी मर्जी से भी देखेंगे तो मैं कहूंगा कि अगर मान ले मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, मुझे सिर्फ इतना पता है कि एमपी फुलेट इसका आंसर नहीं है, तो यहाँ 3 के आंसर में से आपको एक लगाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर आप जीआर टेरी लगा सकते, तो पेपर के लिए रट करके जाइए ऐसे क्वेश्चन को इस बार, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होना तो इस तरीके की स्टेटमेंट आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगी। इसको रट्टा मार लीजिएगा। नौकरशाह परिवर्तन के प्रतिरोधी होते हैं, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स चेंज के अगेंस्ट होते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? लोग दिए हुए हैं यहाँ पे, एंथनी डाउन्स, जूडिथ गर्बर, डी थॉम्सन, रॉबर्ट केमर्टन। अलग से हम नहीं पढ़ते ब्यूरोक्रेसी के बारे में, इतने सारे लोगों के बारे में आप भी नहीं पढ़ते, मैं भी नहीं पढ़ाता, लोग भी नहीं पढ़ाते, दूसरे भी जो व्यक्ति हैं वो भी नहीं इस बारे में पढ़ाते। लेकिन आंसर की बात करूंगा तो रॉबर्ट केमर्टन, क्योंकि यही व्यक्ति पूछे जाते हैं ज्यादातर, और इन्हीं को आपको याद रखना है कि भाई ये कॉन्सेप्ट अगर आ गया इस तरीके का तो रॉबर्ट केमर्टन को याद करके जाना है, क्योंकि डायरेक्टली हम नहीं पढ़ाते।
कुछ थिंकर हैं 18-19 थिंकर जिनको हम पढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से किसने तार्किक प्रत्यक्षवाद को नीति निर्माण एवं साधन साध्य संबंध के अध्ययन में शामिल किया? यानी कि लॉजिकल रैशनल पॉजिटिविज्म को नीति निर्माण में और साधन साध्य के रिलेशन में किसने शामिल किया? आप कहेंगे यजिकल ड्रोर, संभावनाएं बनती हैं क्योंकि पॉलिसी साइंस की बात करते हैं, डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, हर्बर्ट साइमन भी करते हैं डिसीजन मेकिंग की बात। लेकिन आपको खुद ये अनुमान करना पड़ेगा कि ये कहाँ पे जाएंगे, कौन लेकर आता है पॉजिटिविज्म में, और डिसीजन मेकिंग और फिर साधन और साध्य दोनों एक साथ की बात कौन करता है? तो सीधी सी बात है कि हर्बर्ट साइमन ये बात करते हैं। हर्बर्ट साइमन ही एक व्यक्ति हैं जो इन चीजों को लेकर के यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, इनमें से कौन सा विकास प्रशासन का प्रमाणिक चिन्ह नहीं है? कि भाई विकास डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का कौन सा हॉलमार्क नहीं है? क्या वो परिवर्तनोन्मुखी है, चेंज ओरिएंटेड है? ये बात समझते हैं आप, चेंज ओरिएंटेड है? बिल्कुल है। लक्ष्य यानी कि गोल ओरिएंटेड है? बिल्कुल है। परिणाम के उन्मुख है यानी कि रिजल्ट ओरिएंटेड है? बिल्कुल है। तो क्या नहीं हुआ? यथास्थिति यानी कि स्टेटस को ओरिएंटेड नहीं है कि स्टेटस को वैसा का वैसा बना रही, ये नहीं है। तो इसका मतलब आंसर भी यही है। ये तीनों चीजें तो हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, याद रख लेनी है कि तीनों चीजें डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में आती हैं। इसके बाद नव लोक प्रशासन की संकल्पना का उत्थान एवं वृद्धि निम्नलिखित में प्राप्त की जा सकती है। देखो, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे डेवलप हुआ, कैसे डेवलप हुआ, आप सबको पता होगा, काफी पढ़ा होगा। ठीक है, देखो यहां पे आएगा जैसे लोक सेवाओं हेतु उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट 1967, क्या ये है इसमें सहयोग करता है कि भाई न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की डेवलपमेंट में इसका योगदान है? बिल्कुल है, हनी रिपोर्ट ने बिल्कुल योगदान दिया। क्या मीनो ब्रूक है इसमें? न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 1988, इससे तो पहले ही हो चुका है, 1988 तो पहले हो चुका है, तो यानी कि ये तो नहीं है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को डेवलप करने में पहले। ठीक है, इसके बाद लोक प्रशासन के सिद्धांत, लोक प्रशासन के सिद्धांत एवं व्यवहार पर फिलाडेल्फिया सम्मेलन 1967, फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी आता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971, अशांति के काल में लोक प्रशासन, क्या ये आता है? ये आता है बिल्कुल। यानी कि ये तीन जो चीजें हैं, तीन जो ये रिपोर्ट हैं, ये तीनों भूमिका निभाते हैं। मीनोब्रुक 1968 होता तो हम मानते, लेकिन मीनोब्रुक 1968 की रिपोर्ट छपती है 1971 में। ठीक है, ये आएगा इसके अंदर। तो इसका मतलब आंसर क्या हुआ? 1, 2 एंड 4, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। स्पॉइल सिस्टम कहां पे लागू होता है? स्पॉइल सिस्टम किस पर प्रयुक्त होता है? ये होता है प्रोटेक्टेड नौकरशाही, संरक्षण नौकरशाही पे। तो संरक्षण नौकरशाही पे होता ही है। ठीक है, इसको याद रख लेना है। और ये अमेरिका के अंदर यूज होती है, याद रखिएगा, यूएसए के अंदर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, संरक्षण नौकरशाही, स्पॉइल सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा विचार या सिद्धांत जो है चेस्टर बर्नार्ड द्वारा दिया गया है? चेस्टर बर्नार्ड ने कौन कौन से सिद्धांत दिए हैं बताइए? पहला, प्राधिकार का स्वीकृति सिद्धांत एवं उदासीनता क्षेत्र। भाई आप इस चीज को देखिए, प्राधिकार की स्वीकृति यानी कि अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने की बात चेस्टर बर्नार्ड ही करता है ना। ठीक है, जोन ऑफ इंडिफरेंस की बात वही करता है ना। फिर ये आ गया अभिधान संतुष्टि, क्या संतुष्ट होना चाहिए नेतृत्व से, वो भी बात करता है। फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव, ये भी बात करता है। अनुबंध तर्कसंगता, बाउंड्री रेशनलिटी की बात तो ये नहीं करता, वो तो हर्बर्ट साइमन बात करेगा। तो ये आप याद रख लेना, तीनों के तीनों किसके हैं? चेस्टर बर्नार्ड के। ठीक है, तो 1, 2, 3 ये हो गया आंसर। नेक्स्ट के ऊपर, ये बहुत आसान है, बहुत ही आसान। प्रशासन के सिद्धांत कब गढ़े गए थे? प्रशासन के सिद्धांत कब गढ़े गए थे? तो आप बिल्कुल आराम से लगाएंगे कि प्रशासन के सिद्धांत 27 से 37 तक गढ़े गए हैं। चुनौतियों का काल कौन सा है?
इसके तुरंत बाद शुरू होता है 38 से। तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। राजनीति प्रशासन का द्विभाजन कब होता है? तो इसका द्विभाजन ये होता है 87 से 26। पहचान का संकट कब खड़ा हो जाता है? ये हो जाता है 48 से 70। तो आंसर क्या होगा? 4 1 3 2। 4 1 3 2 ये आंसर हो जाएगा इसका। बिल्कुल आराम से कर लेंगे आप। नेक्स्ट पे चलिए, अजरसन रीजन का क्वेश्चन आ गया। थॉमस जेफरसन इस बात पर अडिग थे कि केवल राजनीतिक कारणों से सरकारी कर्मचारियों को पद से नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बुरा आचरण ही सरकारी कर्मचारियों को पद से हटाने का एक न्याय संगत आधार है। न्याय संगत आधार है। बात दोनों ठीक लग रही है क्या? बात तो दोनों ही ठीक लग रही है कि भाई किसी भी दुराचरण जो है, मतलब कि बुरा आचरण जो हो, किसी सरकारी कर्मचारी को पद से हटाने का एक न्याय संगत आधार है। तो थॉमस जेफरसन कहते हैं कि राजनीतिक कारणों से किसी सरकारी कर्मचारी को नहीं हटाना चाहिए। ये बात तो दोनों ही ठीक हुई कि भी राजनीतिक कारणों से तो नहीं हटाना चाहिए उसके पद से, और उसका आचरण अगर खराब है वो एक सही आधार है कि भी अगर आचरण खराब हो वो सही आधार है। लेकिन ये बात इस बात को प्रूव नहीं करती कि राजनीतिक कारणों से नहीं हटाना चाहिए क्योंकि दुराचरण ही होना चाहिए। ठीक है, इसलिए राजनीतिक कारण ही नहीं, राजनीतिक कारण अलग है, दुराचरण अलग है। तो दोनों बातें ठीक हैं, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करती ये बात। तो इसलिए आंसर बी हो जाएगा। दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट, सारे के सारे विचारकों को उनके कर्म के आधार पर लगाना। जन्म कब किसका कैसे होता है? तो सबको पता होना चाहिए। पहले कौन आता है? हेनरी फेयोल। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? ये 3 नंबर लिखा हूं तो इसको 3 ही मान लेना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको 3 ही मान लेना। और उसके बाद कौन आता है? एमपी फोलेट। ठीक है, उसके बाद कौन आता है? चेस्टर बर्नार्ड, डिवाइट वाल्डो, ये बिल्कुल लास्ट में है। ये बिल्कुल वैसे ही तो हैं। हेनरी फ्योल बहुत पहले आ गए, हेनरी फ्योल तुरंत वुडरो विल्सन के बाद हैं, और वुडरो विल्सन के तुरंत बाद जो हैं हेनरी फ्योल। तो हेनरी फ्योल के बाद कौन आता है? भाई एमपी फोलेट आती हैं। एमपी फोलेट भी सिद्धांतों से जुड़ी, ये भी सिद्धांतों से जुड़े हुए। फिर चेस्टर बर्नार्ड आते हैं, चेस्टर बर्नार्ड इनकी आलोचना भी करते हैं, तो इसका मतलब ये बाद में आए। डिवाइट वाल्डो तो बहुत बाद में आते हैं, जो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं, विकास प्रशासन की बात करते हैं। ठीक है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब चीजों की बात करनी शुरू करते हैं, वो सब चीजें आ गई फिर। तो ये यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा आंसर आपका 3 2 1 4, ये आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट किसका है? सीधी सी बात है। एक्सपेंशन थ्योरी ऑफ अथॉरिटी एंड जोन ऑफ इंडिफरेंस किसका है? चेस्टर बर्नार्ड का है। हायरार्की ऑफ नीड किसका है? हाइजीन थ्योरी किसका है? तो क्या हो गया आंसर, क्या बनेगा इसका? 34 का आंसर 4 3 2 1, 4 3 2 1। ये बिल्कुल आसान है, ये तो बहुत आसान था। ये पेपर के लिए बहुत आसान रहते हैं ऐसे क्वेश्चन, आपको 6 से 7 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ऐसे मिलान कर करके ठीक करने में। ठीक है, ये वाली पुस्तकें, जैसे मैक्स वेबर ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी गई है, मैक्स आप मुझे बताइए कौन कौन सी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी तो इन्होंने लिखी ही है। ठीक है, और द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इन्होंने लिखी है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी भी इन्होंने लिखी है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इन्होंने लिखी है। द एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी इनकी नहीं है। ये दोनों किताबें इनकी हैं। तो 1 और 3 मेरे हिसाब से इसका आंसर होगा, यही रहा। ठीक है, पीटर ड्रकर के बारे में कौन सा सही नहीं है? पीटर ड्रकर किस चीज के बारे में बात करते हैं और कौन सी बात उनके बारे में सही नहीं है? तो उन्होंने क्या, उन्होंने द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव शीर्षक पुस्तक लिखी है। ये किताब लिखी है इन्होंने, बिल्कुल लिखी है, इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव के बारे में। ज्ञान कार्य, नॉलेज वर्कर की बात की है ना उन्होंने, बिल्कुल की है। ठीक है, इसके बाद जो है एमबीओ पद, क्या नाम है? एमबीओ, ये एमबीओ नाम की एक टर्म है, ये टर्म उन्होंने कॉइन की है। तो यानी कि ये तीनों चीजें ठीक हैं,
ये पेपर में आया था 2022 में, 2022 का पेपर हुआ था तब आया था ये, शायद फरवरी में हुआ था, कब हुआ था ये पेपर पता नहीं। देख लेना एक बार कहाँ आया था। लेकिन ये वाला जो पद है SMART, स्मार्ट, ये इन्होंने नहीं दिया भाई, ये किसी और की देन। इसके बाद 37 क्वेश्चन अजर्सन रीजन का, इसको भी करवा देता हूँ। स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों, ठीक है, लाइन अभिकरणों की सहायता करते हैं, परंतु ये एक दूसरे से भिन्न होते हैं। यानी कि स्टाफ जो है, स्टाफ एजेंसी जो हैं, वो लाइन एजेंसियों की सहायता करती हैं और दोनों एक दूसरे से अलग हैं। ये बात कह रहा है ये बात बिल्कुल ठीक लग रही है। ठीक है भाई, स्टाफ जो वो लाइन एजेंसियों की मदद करता है। ठीक है, अभी देखिए सहायक, सहायक अभिकरणों को कोई परिचालनीय जिम्मेदारियां नहीं होती हैं। भाई जो सहयोगी होते हैं, क्या उनकी कोई जिम्मेदारियां नहीं होती हैं? बात थोड़ी सी जमी नहीं, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये बात ठीक नहीं है, जिम्मेदारियां जरूर होती हैं। ठीक है, तो यहां पे हम इसको लेंगे। ठीक है, ए ठीक है, आर गलत है। समझ गए? नेक्स्ट पे चलिए। मुने और रिले नेताओं के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के नेताओं को शामिल नहीं किया गया है? मुने और रिले जो हैं, ये दो थिंकर हैं, दोनों एक साथ अपना वर्क करते हैं, दोनों लिखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किसको शामिल नहीं किया है? आप देखिए, क्या फॉर्मल लीडर को शामिल करते हैं? नहीं करते हैं। उपाधिधारी, उपाधि है जिसके पास, नियंत्रक, कंट्रोलर को करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अच्छा आयोजक, एक गुड प्लानर, उसको करते हैं, उसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। तो किसको नहीं शामिल करते? ये करते हैं, नहीं करते कि जो ऑफिशियल लीडर हैं उसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। निम्नलिखित में से किस सिद्धांत के लिए फ्रेडरिक हर्जबर्ग को जाना जाता है? आपको तो पता होगा हर्जबर्ग कितने, मोटिवेशन थ्योरी किसकी है? मोटिवेशन थ्योरी भाई, ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसके बाद जोन ऑफ इंडिफरेंस, चेस्टर बर्नार्ड का। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? जो स्पष्ट अस्वीकार्य होंगे, जो निर्विवादित रूप से स्वीकार्य होंगे, जो तटस्थता की रेखा है, यानी या तो बिल्कुल स्वीकार्य या बिल्कुल अस्वीकार्य, वह आदेश जो किसी दायित्व से जानबूझकर असफल होते हैं। कौन सा होगा इसके अंदर? 40, याद कीजिए, मतलब जो बिना किसी विवाद के स्वीकार किया गया हो, जिसपे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, वो जोन ऑफ इंडिफरेंस में माना जाएगा। बिल्कुल क्लियर कट बातें आ रही हैं, जो आपको पढ़ाया गया ना, बिल्कुल क्लियर कट वहीं से बातें आ रही हैं सारी की सारी। ठीक है, इसके बाद द्वंद कोई युद्ध नहीं है, बल्कि वह केवल अंतर का दिखाई पड़ना है। मतांतर हितों का अंतर न केवल मालिक और कर्मचारी के बीच, बल्कि प्रबंधकों के बीच भी, निदेशकों के बीच भी, या जहां कहीं अंतर दिखाई पड़ते हैं। मतलब ये कह रहा है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कोई युद्ध नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कोई लड़ाई नहीं है, बल्कि केवल अंतर है वो दोनों के बीच में। और व्यूज के अंदर अंतर आना, ये सिर्फ कि मालिक और कर्मचारी के बीच में दिखाई दे ऐसा नहीं है, ये मैनेजमेंट के बीच में भी होता है, डायरेक्टर के बीच में भी होता है। जहां पे भी थोड़ा बहुत अंतर दिखाई देगा, वहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखाई देगा। किसका कथन है? कॉन्फ्लिक्ट पे कौन बात करता है? सबको पता होगा, एमपी फोलेट, तो आंसर भी एमपी फोलेट ही होगा। ठीक है, 42, पैट्रिक डनलेव नव लोक प्रबंध, एनपीएम, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के कौन से 3 प्रमुख घटक बताते हैं? ये मैंने आपको पढ़ाया था पैट्रिक डेनलेवी के बारे में, कि इन्होंने न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के 3 घटक बताए हैं। बताइए मुझे कौन कौन से बताए हैं? चलिए, विषमुचयन, प्रतियोगिता प्रोत्साहन, सेंट्रलाइजेशन बताता है वो, सेंट्रलाइज होना चाहिए, बिल्कुल नहीं करेगा वो। पावर, सत्ता, शक्ति, ये भी नहीं करेगा। नौकरशाहीकरण होना चाहिए, कठोर होना चाहिए, ये भी नहीं करेगा। रूढ़िवादी, ये तो होंगे ही नहीं, ऐसे शब्द लिखे हुए यहाँ पे तो पता ही नहीं चलेगा। आपको पता है कि समुच्चय बनाना है,
प्रतियोगिता होनी, कंपटीशन होना चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये पहला ही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करने वाले भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई? तो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान कब बना था? पॉल एप्लेबी की रिपोर्ट के ऊपर बना था, मुझे बता दीजिए। रिपोर्ट आती है 53 में और ये बनता मार्च 1954 में। याद रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सीधा सवाल पूछा गया है। निम्नलिखित समितियों में से सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था की समीक्षा हेतु नियुक्त किया गया। सिविल सेवा परीक्षा व्यवस्था करनी है कि सिविल सेवा के लिए परीक्षा करवानी है, तो उसकी समीक्षा हो रही थी, तो उसके लिए कौन सी कमेटी नियुक्त की गई थी? याद रखिए, सतीश चंद्र समिति बनी थी। इसकी डेट आपको ढूंढ करके लिखनी है अपनी तरीके से। नेक्स्ट पे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय राजनीति के प्रति, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के प्रति नव दृष्टिकोण से संबंधित विल्सन के 14 सूत्र में इनमें से कौन से पहलू हैं? भाई देखो, मैं इस क्वेश्चन को करवा नहीं रहा हूं, आपको खुद देखना है। इसके 14 सूत्र थे। वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या चीजें थी, आपको सारी पढ़नी है। बस इतना ही काफी है। 14 सूत्री कार्यक्रम में क्या क्या था वो पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद निम्नलिखित में से फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर की मौलिक रचनाएं कौन सी हैं? पीस रेट सिस्टम है, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स है, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं है, मैरी पर्कर फोलेट का है, सॉफ्ट मैनेजमेंट है, ये है 1 2 3 1 2 4, ये हो गया आंसर। ठीक है, याद रखिएगा 46 का आंसर हो गया। 47 पे चलते हैं। एल्टन मैयो द्वारा लिखे गए हार्थोन का सार निम्नलिखित में से क्या है? ग्रेट एल्यूमिनेशन एक्सपेरिमेंट भी था, आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स भी था, ह्यूमन एटीट्यूड्स एंड सेंटिमेंट्स ये था? नहीं था। बैंक वायरिंग था? हाँ ये था। 1 2 3, 1 2 और 4। ठीक है, ये हो गया इसका 1 2 और 1 3 और 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। ये 1 2 और 4 है यहाँ पे, इसको 1 2 और 4 कर लीजिएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा इसका। इसके बाद निकोलस हेनरी, आप सब जानते हैं निकोलस हेनरी के बारे में। न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के मौलिक ए हैं। ए बताने कौन कौन से बताए थे उसने? एजिलिटी बताया था, बिल्कुल बताया था। अलर्टनेस, अकाउंटेबिलिटी, याद करिए, बिल्कुल बताया था। अलर्टनेस होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अलाइनमेंट होना चाहिए, अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। उसने कहा अथॉरिटी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर अथॉरिटी होगी तो इनमें से कोई भी चीज नहीं चल पाएगी। तो आंसर हो गया 1 2 एंड 3, ये आ गया आंसर आपका। ठीक है, ये देखिए, ये बिल्कुल आराम से आप मिलान कर लेंगे इनका। मोटिवेशन थ्योरी किसकी है, मैनेजमेंट बॉय ऑब्जेक्टिव क्या है, मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या है, सब लिख देंगे उठा करके ऐसे ऐसे। ठीक है, मेंटल रेवोल्यूशन क्या है, ठीक है, मोटिवेशन क्या है, सब कुछ अपने आप में क्लियर है। ठीक है, ये कर लेना। पोस्ट कोर तो सब जानते हैं यार, पोस्ट कोर का भी मतलब बताना पड़ेगा क्या? ठीक है, इसको तो आप कर लीजिएगा। लूथर गुलिकोर उर्विक के बारे में सबने सुना है। ठीक है, री इन्वेंटिंग गवर्नमेंट आप लोगों को पता होगा, ऑसबोर्न और गेबलर, ये बहुत अच्छी किताब है, इसको देखना, ये कई जगह जिक्र मिलेगा। और तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कौन है? सबको पता है, फ्रेडरिक्स हैं। ठीक है, इसके बाद मानव संबंध सिद्धांत जो है, ह्यूमन रिलेशन के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ह्यूमन रिलेशन के बारे में कौन सा सही नहीं है? संगठन को सामाजिक पद्धति के रूप में देखा जाना, श्रमिक संपूर्ण मानवगत लक्ष्यों से संपन्न मानवीय प्राणी है, औपचारिक तत्व समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन नहीं करते हैं। आपको देख लेना है एक बार ध्यान से, मेरे हिसाब से तो आंसर यही होना चाहिए कि अनौपचारिक तत्व जो हैं, जो जिसको हम अनऑफिशियल बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऑफिशियल होता है, एक अनऑफिशियल। अनऑफिशियल जिसमें डॉक्यूमेंट नहीं होता, लिखित नहीं होता, बखान नहीं होता चीजों का पहले से ही। ठीक है, समग्र संगठनात्मक उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन नहीं करते। लेकिन ये बात तो है कि अनौपचारिक तत्व जो हैं वो उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में तो ये सीधी बात है। ठीक है, नहीं करते मतलब करते, अगर ये होता निर्वहन करते हैं तो ये बात होती बिल्कुल ठीक। अब ये हो गई गलत क्योंकि इसने नहीं लिख दिया।
ठीक है। इसके बाद है 1989 में विश्व बैंक ने जो है निम्नलिखित में से किस राष्ट्र के संदर्भ में शासन यानी गवर्नेंस की संकल्पना की थी? किन देशों के बारे में बात की थी? उप सहारन अफ्रीकन, ये कॉन्सेप्ट है, इसको पढ़ लेना है, गवर्नेंस में आता भी है ये आपके। ठीक है, उप सहारा अफ्रीकन देशों के बारे में ये बात थी। किसने कहा कि लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों की निष्पत्ति है? किसने कहा है लोक प्रशासन राजनीतिक रूप से निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करता है? कौन कहता है? वुडरो विल्सन कहते हैं ये बात। ठीक है। इसके बाद चलते हैं मैक्रेगर के थ्योरी के ऊपर। मैक्रेगर की जो थ्योरी है उसके बारे में बात करते हैं। ह्यूमन साइड ऑफ एंटरप्राइजेज जो है इनके द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध कृति है इनकी। ठीक है। तो इसमें क्या है, ये कुछ बातें करते हैं, इन बातों को आपको पढ़ना है, खुद देखना है एक बार। काफी लंबा हो रहा है क्वेश्चन, लंबे टाइम तक हमारी क्लास चल जाएगी, फिर हम कर नहीं पाएंगे कंप्लीट सभी को। निम्नलिखित में से कौन से मैरी पार्कर फ्लोट के उन्नत विचार हैं? आप बताइए। कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, इंटीग्रेशन, ट्रिगर क्षेत्र, प्रकार्य फॉर्मेनशिप, कौन से हैं? इंटीग्रेशन है, 2 नंबर भी है, तो फिर कौन से रह गए 57 नंबर पे? आप चलिए बताइए। कोई नहीं है, सिर्फ यही है और ये है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, ये हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट चलिए, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, सब पता है आपको, आराम से कर लेंगे। ठीक है, इसको देख लेना एक बार, बिल्कुल आराम से देखना। देखो, अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखो क्या होता है। डिसीजन मेकिंग कौन करता है? डिसीजन मेकिंग के बारे में हर्बर्ट साइमन बात करते हैं। इकोलॉजिकल अप्रोच की बात कौन करता है? इकोलॉजिकल अप्रोच फ्रेडरिक्स बात करते हैं। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात कौन करता है? बताइए कौन करता है? मीनो बुक कॉन्फ्रेंस। ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, एडवर्ड वीडनर। ठीक है, यही बनेगा, यही आएगा, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पे चलते हैं। फ्रांसिस लीकट ने संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंध की पद्धतियों की पहचान की है। उन्हें दक्षता के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। दक्षता क्या होता है? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी के क्रम में लगाना आपको कि संगठन के स्तर तथा नियंत्रण के स्वरूप के आधार पर प्रबंध की पद्धतियां बताई है उन्होंने। तो क्या बताई है? 59 का। ठीक है, 59 का क्या बनेगा? शोषणकारी सत्ता, पहला तो नंबर ये आएगा। फिर उदारवादी सत्ता, उसके बाद पार्टिसिपेटरी, उसके बाद परामर्शी। यानी कि धीरे धीरे बढ़ती है। पहले शोषण होता है, उसके बाद लिबरल होते, शोषण होना थोड़ा बंद हुआ, उसके बाद शोषण बंद हुआ, लिबरल हुए, तो हमने भागीदारी करवाई लोगों की। भागीदारी करवाई तो फिर हमने क्या किया, उनसे सलाह भी लेना शुरू कर दिया, परामर्शी नेतृत्व आ गया। तो क्या हुआ आंसर? 4 1 3 2। 4 1 2 3 आएगा इसका, ये परामर्शी नेतृत्व यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको कर लेना। चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग जो है औपचारिक संगठन अस्तित्व में तब आता है जब ऐसे व्यक्ति हों जो कार्य योगदान के इच्छुक हों। औपचारिक संगठन कब आता है अस्तित्व में? ये प्रश्न थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। देखो, यही बात सही है इसकी। तो ऐसे व्यक्ति जो कार्य योगदान के इच्छुक है, जो कार्य करने के लिए, कार्य में योगदान देने के लिए अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, अपनी इच्छा को बताते हैं कि हाँ हम कर सकते हैं। ठीक है, या उद्देश्य भिन्न हो, लक्ष्य और उद्देश्य भिन्न हो, ऐसे लोग आएंगे? नहीं आएंगे। जो केवल अनौपचारिक माध्यमों से कम्युनिकेशन के इच्छुक हो वो आएंगे? नहीं आएंगे। कार्यकारी संगठन के प्रोत्साहनों की अर्थव्यवस्था संभालने के अनिच्छुक हो, ऐसे आएंगे? नहीं आएंगे। 60 हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉलिसी साइंस। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे ये बीच में कट गया है एक पॉइंट, ये आना चाहिए था लेकिन नहीं आ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे द पॉलिसी साइंस आ रखा है। इसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, स्टडी ऑफ डिसीजन मेकिंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, यही कटा हुआ है यहाँ पे। हर्बर्ट साइमन, हर्बर्ट साइमन यहाँ से कटा हुआ है, इसके साथ हर्बर्ट साइमन जुड़ेगा। द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, श्री प्रॉब्लम्स, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स।
ठीक है, ये भी यहाँ पे आएगा, 3 प्रॉब्लम्स आएगा, ये 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको 3 प्रॉब्लम्स कर लेना। ठीक है, तो 3 प्रॉब्लम्स की बात कौन कर रहा है? तो 3 प्रॉब्लम्स की बात यहाँ पे जो है ये करता है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल की ये किताब का नाम है। और द पॉलिसी साइंस की जो बात करता है, ये करता है आपका डी लर्नर और हेराल्ड लासवेल, ये बात करते हैं। ठीक है, और एक चीज बत गई डब्ल्यू एफ फिलोबी की, पता नहीं कौन सी चीज पूछी होगी। ठीक है, यानी कि हो सकता है कि जैसे इनकी किताब का एक नाम है प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो यहाँ पे हो तो याद रख लेना, यहाँ पे जैसे प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके किताब का नाम है। बाकी आप उसमें जुड़ ही रहे हैं, आपको देख लेना है एक एक करके आराम से। ठीक है, इसके बाद जैसे निम्नलिखित में से किन कारकों ने वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत के क्रमिक विकास में योगदान नहीं किया है? जैसे हम देख सकते हैं किसने योगदान नहीं किया है। 62 कार्य के प्रभावी मानकों की कमी, कर्मचारी प्रबंध उत्तरदायित्व को स्पष्ट समझ का अभाव, प्रबंध द्वारा काम चलाऊ आधार पर निर्णय लेना, ये तो नहीं करता है। इनके अंदर तो योगदान नहीं, काम चलाऊ निर्णय के ऊपर बात होती है कि भाई काम चलाऊ काम नहीं करना है, काम को मैनेज करके करना है। समझ का अभाव भी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, स्पष्ट बात करता है इसके ऊपर भी ये। मानकों की कमी भी नहीं करता है, पैरामीटर्स भी लेके आता है, स्टडी करता है पूरी की पूरी, टाइम स्टडी की बात करता है, वो स्टॉप वॉच की बात करता है, तो ये तो बिल्कुल पैरामीटर तो फिक्स करता ही है। फिर जैसे समुचित कार्य अभिकल्प और कर्मचारियों को आर्थिक प्रोत्साहन, ये कहीं नहीं करता है ये कि भाई आप कर्मचारियों को इकोनॉमिक तौर पे आगे बढ़ाने की बात करते हैं, ये नहीं करता है ये। पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता की अवधारणा में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? व्यक्तियों द्वारा विरासत में प्राप्त प्रतिष्ठा के कारण प्राधिकार या सत्ता का प्रयोग, 63 नंबर क्वेश्चन। नियमों विनियमों के अधीन शक्ति का प्रयोग, ये भी लग रहा है क्या सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है इसके अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब आंसर भी यही है क्योंकि ए बी सी डी आए हुए हैं। ठीक है, तो इसके बाद जो है नेक्स्ट आता है, चेस्टर बर्नार्ड ने संगठन को 2 अधिक व्यक्तियों की सचेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है। चेस्टर बर्नार्ड ने इस दृष्टिकोण का समर्थन किया कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा प्रेरित होता है। दोनों में से क्या ठीक है, इस बात को देखें। मुझे लगता है ये जो बात है कि 2 अधिक व्यक्तियों की चेतन समन्वित क्रियाकलापों की प्रणाली के रूप में परिभाषित किया है, ये ठीक है कि 2 व्यक्तियों के बारे में बात करता है। ठीक है, कि मनुष्य मुख्यतः आर्थिक प्रोत्साहनों द्वारा, नहीं 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 नहीं, ये बिल्कुल नहीं करता, ये इस बात को नकार देता है कि सिर्फ इकोनॉमिक प्रोत्साहन जो वो काम आते, ये मना कर देता है इस बारे में। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आंसर हो गया, कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एफडब्ल्यू रिक्स जो हैं वो प्रिज्मेटिक मॉडल की बात करते, कौन सी विशेषताएं बताई हैं? प्रिज्मेटिक मॉडल बताना है आपको, प्रिज्मेटिक मॉडल में कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो प्रिज्मेटिक में जो है वो बात करता है औपचारिकतावाद की, विषम जातीयता की, आच्छादन ब्यूरो तथा, देखो ब्यूरो की तो बात नहीं होती है इसके अंदर, इसके अंदर ब्यूरो की बात नहीं होती है, कार्यालय की बात नहीं होती है, तो आंसर हुआ 1 2 3। ठीक है, यही आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, टुवर्ड्स से न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन द मीनो बुक पुस्तक के संपादन किसने किया था? तो सब लोग जानते हैं इस बारे में, फ्रैंक मैरिनी का नाम आता है। ठीक है, तो सब लोगों को इस बारे में पता है कि फ्रैंक मैरिनी इसकी बात करती हैं। संचार का विस्तृत अनुक्रम क्या है? संचार कैसे होता है? देखिए कैसे चलता है संचार, होता कैसे है, ये बात हो रही है। तो इसके अंदर जो पहले हम देखते हैं कि मैसेज भेजा जाता है, सेंडर होता है, फिर उसको एनकोड किया जाता है, फिर मैसेज चलता है, फिर चैनल होता है। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो इसको एक बार बल्कि क्रॉस चेक करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा डाउट भी हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है ठीक है कि मैसेज होगा, एनकोड होगा, सॉरी सेंडर वाला, पहले सेंडर प्रेषक यानी कि भेजने वाला व्यक्ति, फिर एनकोडर होगा, उसके बाद मैसेज बनेगा, फिर चैनल आएगा, किस चैनल से जा रहा है वो।
ठीक है, क्या माध्यम, माध्यम मतलब चैनल मतलब माध्यम। निर्णय निर्माण उपागम का अनुक्रम, डिसीजन मेकिंग अप्रोच का जो है वो क्रम क्या होगा, व्यवस्थित करना है, सही विकल्प बताना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले हम क्या करेंगे, समस्या की पहचान करते, पहले समस्या आएगी, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि फिर इसके बारे में इंफॉर्मेशन खोजते हैं हम कि इंफॉर्मेशन क्या होगी। फिर हम इंफॉर्मेशन मिलने के बाद हम देखते हैं कि कौन से विकल्प हमारे सामने हो सकते हैं, कितने सारे विकल्प हैं, उन विकल्पों में से फिर एक चयन कर लेंगे हम। तो यानी कि 2 1 4 3 ये आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 ये आंसर हो गया आपका। नीचे 2 अभिकथन दिए गए हैं, जैसे क्या दिया गया है, हर्बर्ट साइमन के प्रशासन के सिद्धांतों को, हर्बर्ट साइमन ने प्रशासन के सिद्धांतों को निरस्त कर दिया, बिल्कुल कर दिया। साइमन ने इन्हें कहावतों की तरह कहा, इसने कहावतें भी कहा इनको, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो बिल्कुल नहीं मना करता, इन सिद्धांतों को नकारता है क्योंकि ये कहावतें हैं, ये बोला था उसने, बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब दोनों बातें ठीक और व्याख्या भी ठीक है। किसने लोक प्रशासन को राज्य के कार्यों में प्रयुक्त प्रबंध की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित किया? यानी कि लोक प्रशासन के जो कार्य हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के जो काम हैं, राज्य के कार्यों में, राज्य के कामों में प्रयुक्त प्रबंध की कला और विज्ञान के रूप में परिभाषित करता है। कौन करता है इस बारे में, ठीक है। तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है। डिवाइट वाल्डो जो है वो इस बारे में बात करते हैं, प्रबंध को जोड़ते हैं, विज्ञान और कला दोनों को लेकर आते हैं, ठीक है। अब ये आ गया, फिर से वही आ गया, 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। यही आपका 71 नंबर है ना, हाँ 71। तो 4 इसका लगा लीजिए। अच्छा, 2 फैक्टर थ्योरी है, 2 फैक्टर थ्योरी हर्ज़बर्ग की है, ठीक है। और फिर आवश्यकताओं का सिद्धांत देख लीजिए। आवश्यकताओं का सिद्धांत जो है अब्राहम मैस्लो का है, हायरार्की ऑफ नीड्स। पदानुक्रम है ये, नीड्स, हायरार्की ऑफ नीड्स, आवश्यकताओं का सिद्धांत इसका नहीं है, ये मैक्लेलैंड का है, ये मैक्लेलैंड का है, और एक्स वाई थ्योरी मैकग्रेगर की है, ठीक है। तो 4 3 1 2 ऐसे आंसर बनेगा, 4 3 1 2 ये रहा। इसके बाद है न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, इसमें कौन से विषय शामिल हैं ये आपको बताना है। तो इसमें जैसे निजी क्षेत्रों के तौर तरीके यानी प्रैक्टिसेस, यानी कि प्राइवेट सेक्टर की जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अपना लेना, हाँ बिल्कुल मैनेजमेंट की ये बात ठीक है इनकी। संशोधित रिपोर्टिंग और निगरानी तंत्र होना, यानी कि आपके पास जो है ग्रीवांस एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है कि आप समस्याओं का समाधान कर सकें, ठीक है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। साथ में आप जो है सर्विलांस बना सके, निगरानी कर सके, वो होना चाहिए, ठीक है। निष्पादन का लक्ष्य यानी कि समस्याओं के समाधान की तरफ ध्यान, सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीके, सार्वजनिक क्षेत्र के तौर तरीकों को मना करता है ये नहीं लग रहा मुझे, ये ठीक नहीं है। तो आंसर ये हो जाएगा 1 2 3, ये तीनों बातें आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद जो है किसने नेतृत्व को, लीडरशिप को अधीनस्थों को लगन और विश्वास के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने की प्रबंध की योजना के रूप में परिभाषित किया है? किसने कहा है कि अधीनस्थ जो हैं वो लगन और विश्वास के साथ काम करें, ठीक है, और उनको प्रेरित करें, ये मैनेजमेंट की एक योजना होनी चाहिए, ये बात कौन करता है? तो देखो एमपी फोलेट तो यहाँ पे नहीं जाती हैं, आंसर इसका कुंटज ओडोनेल है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की निम्नलिखित 4 रिपोर्टों को उनके क्रम के अनुसार लगाना है। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, ठीक है, ठीक है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, उसकी बात हम कर रहे हैं, उसके अंदर इनको कालक्रम में लगाना है। तो सबसे पहली रिपोर्ट होती है सूचना का अधिकार, बिल्कुल क्रम में ही लगी हुई है ये। दूसरी होती है मानव पूंजी को मुक्त करना, संकट प्रबंध और शासन में नैतिकता, मोरालिटी इन गवर्नेंस, ये इसके अंदर होती है। तो यानी कि 1 2 3 4 इस तरीके से आएंगी, 1 2 3 4। नेक्स्ट है रिग्स का फ्यूज्ड मॉडल किसके ऊपर आधारित है? फ्यूज्ड मॉडल कृषि, समाज में मूल्य, राजशाही परिवार, ठीक है। तो ये तो सारी बातें आ गई फ्यूज्ड मॉडल में, तो ठीक है, फ्यूज्ड मॉडल तो पूरा एग्रीकल्चर बेस काम करता है, तो इसको लेकर के चलेगा वो।
लेकिन इस पे थोड़ा डाउट लग रहा है, ये समाज की वैल्यूज की बात करेगा नहीं करेगा, क्योंकि जब राजशाही परिवार आ ही गया तो वैल्यूज तो होनी ही नहीं चाहिए, वैल्यूज की तो बात नहीं करेगा वो। नहीं होना चाहिए ना। और वस्तु का विनिमय होना चाहिए, वस्तु विनिमय यानी कि एक चीज के बदले दूसरी चीज ले लेना, पैसों का काम नहीं है, इस तरह की आर्थिक व्यवस्था होगी तो ये ठीक है, ये ठीक है। राजशाही परिवार है, कृषि आधारित है, ये नहीं होएगा, फिर ये नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से कि समाज में मूल्य प्राप्त करना, ये नहीं होगा क्योंकि मूल्यों की जरूरत ही नहीं है इनको। तो 75 1 3 4 यहाँ तो बन गया, और कोई देखा हो तो पता नहीं, लेकिन यही होना चाहिए। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये किताब किसके लिए, बिल्कुल पुस्तक किस चीज से संबंधित है, तो ये तो आपको पता ही होगा। 70 आपने पढ़ा भी था, और उसमें पढ़ते हुए आपने देखा भी था कि जो पब्लिक चॉइस थ्योरी है उसके अंदर ये बात आ रही थी। द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये पेपर में भी आएगी किताब, लिख लेना इस बात। ये काफी अच्छी, मतलब कि एक कॉम्प्लेक्स कर देने वाले पेपर को जटिल बना देने वाले पेपर के लिए जो है वो किताबें ऐसी होती हैं, ये आपको कम पढ़ने को दिखाई देती होगी। इसके बाद जो है सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। फिर वही एक ऐसा ही क्वेश्चन आ गया दोबारा से, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है, ये हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले भी किया था। दूसरा, फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परंपरागत सिद्धांत कहलाता है। परंपरागत सिद्धांत तो आपको सबको पता है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत आता है इसके अंदर, इसके अंदर तो कुछ पूछना ही नहीं है आपको, ठीक है। संगठन थ्योरी भी आती है, थ्योरी ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है। इस पे थोड़ा सा डाउट है, लेकिन एक बार इसको चेक कर लेना, मुझे लगता है ये भी इसके अंदर आएगी और ये भी इसके अंदर आएगी। तो बाकी आंसर इसका ये मान करके चलिएगा ज्यादा, तो क्योंकि वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जो ये क्लासिकल तो नहीं है, लेकिन क्लासिकल की तरह ही बात करता है, स्टैंड बाई पे करता है, चीजों को स्टेटस को बना के रखता है वहां पे, लेकिन ये थ्योरी मैनेजमेंट के ऊपर बात करती, तो मैनेजमेंट की भी बात करती, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा बाहर रख रहा हूँ। लेकिन ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी जो है वो अलग है थोड़ी सी, वो इसलिए क्लासिकल के अंदर आएंगी। तो आंसर इसका ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरीज रख लेना आप लोग, ठीक है, इसको यहाँ पे रखना। किसने भविष्यवाणी की थी कि 20वीं सदी में औद्योगिकरण की मांग के अनुकूल नई सामाजिक व्यवस्थाओं को देखते हुए ब्यूरोक्रेसी के उपयोग से बाहर हो जाने की संभावना है, कि ब्यूरोक्रेसी यूज होनी बंद हो जाएगी। किसने भविष्यवाणी की थी, कौन है इसके अंदर। मैक्स वेबर ऐसा तो बिल्कुल नहीं करते, मैक्स वेबर तो कहते नहीं ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग रहेगी, पीटर ब्लाउ भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी स्ट्रॉन्ग रहेगी, मार्टिन एल्ब्रो और बोरेन बेनिस। तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा, और आंसर यही है इसका, बोरेन बेनिस, इन्होंने इस बारे में बात की थी, ठीक है। निम्न कौन से वैज्ञानिक प्रबंध की मुख्य विशेषता है, वैज्ञानिक प्रबंध के बारे में आपको बताना है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के अंदर जो आप देखें कि एक एकल प्रशासनिक विज्ञान जिसने सिद्धांत न केवल व्यापार बल्कि सरकार और धार्मिक एवं अन्य संगठनों पर भी लागू होते, बिल्कुल नहीं, ये मना कर देता है इस बारे में, वैज्ञानिक थ्योरी इस बारे में नहीं कहती है। हाँ, फंक्शनल फोरेंसिक की बात करती है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन की प्लानिंग अलग होनी चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन की अलग होनी चाहिए, ये दोनों के अंदर आपस में अलगाव होना चाहिए, ये बात ठीक है। कार्य योजना को की बात करता है, ठीक है, ये बात करता, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी, 2 3 4 ये हो जाएंगे, बिल्कुल ये ठीक है। तो ये आपका पहला पेपर जो हुआ था उसकी बातें हैं, और ये नीचे आंसर दिए हुए हैं इसके, ठीक है। तो हम जो सेकंड पेपर जो हुआ है आपका, उस सेकंड पेपर को भी हम देखेंगे, ठीक है। सेकंड पेपर जो आपका जो बाद में लिया गया था, ये यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, ये हमने टेस्ट लिया था, हमारे ऐप के ऊपर आप जा सकते हैं, ठीक है। तो ऐप पे जैसे इसको अभी यूट्यूब पे डाला जाएगा, तो यूट्यूब पे भी रहेगी ये क्लास, आप कोई और बच्चा भी जैसे अगर इसको ज्वाइन करना चाहता है, बाहर वाला बच्चा कोई, तो वो भी इसको ज्वाइन कर सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बाकी आप लोग इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और ये पेपर जो है हम अपने ग्रुप में भी शेयर कर लेंगे, जो बच्चे रजिस्टर्ड हैं। बाकी यूट्यूब वाले बच्चे जो हैं, जो यूट्यूब पे रहेंगे इस क्लास को लेकर के, या फिर जो डेमो के अंदर यहाँ पे बैठे हैं, जिन बच्चों को थोड़ी तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप डेली इस क्लास को देख सकते हैं, यूट्यूब पे भी मिलेगी, आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, कथरुवाल स्कूल ऑफ पोल साइंस के नाम से ऐप है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो उस ऐप के ऊपर जाकर के भी आप जो है इसको देख सकते हैं। क्लास को डेली शाम को 8 बजे हमारी क्लास होती है, और हम ये क्वेश्चन सॉल्यूशन की क्लास आपके लिए भी रख रहे हैं।
ठीक है, तो आप ऐप के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। सेकंड पेपर भी हमने इसका टेस्ट रखा हुआ था, उस सेकंड टेस्ट के बारे में भी हम बात करेंगे, जो कि इससे आगे की क्वेश्चन पे शुरू होगा, जो कि एक और टेस्ट है 100 क्वेश्चन का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अभी हमारा टाइम हो चुका है, ठीक है, तो 9:15 हो गए हैं, रात को 8 बजे क्लास शुरू होती है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही। इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिपीट कर करके एक बार फिर से समझ लेना, ठीक है। हिंदी में हम टेस्ट रहेंगे, जो हिंदी में तैयारी कर रहे हैं बच्चों उस पर ध्यान दें, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।